हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इनर्शिया। क्या चीज़ है? इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट में चेंज का अपोज करती है उसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया। द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट अपोज टू चेंज इन इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया। ओके, इनर्शिया प्रॉपर्टी है जो किस पर डिपेंड करती है भाई? मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, यानी उसको वो अपनी स्टेट में चेंज कर ज्यादा अपोज कर सकता है। ओके, अच्छा जी। इनर्शिया को जो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक को बोला गया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक को बोला गया है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक को बोला गया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी रेस्ट स्टेट में चेंज का अपोज करती है, यानी ऑब्जेक्ट खुद कोई रेस्ट में है तो वो खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, हम फोर्स लगाते हैं तो क्या अलग बात है, बाकी खुद जो उसकी बॉडी की इनेबिलिटी होती है टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट खुद इनेबल होता है, इनेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना, जिसके कारण वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, ना तो स्पीड बढ़ा पाता है ना घटा पाता है खुद, उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि इनेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट चाहता है मैं उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहूं, वो अपनी मोशन की डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर पा रहा है, इस इनेबिलिटी को बोला जाता है आपके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं सबसे पहले आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो पहला एग्जांपल आपने सुना भी होगा, अगर कोई पैसेंजर बस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, जैसे खड़ा है, ओके, और बस सडनली स्टार्ट हो जाए आगे की तरफ, तो हमें पीछे की डायरेक्शन में एक पुश लगता है ना, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्योंकि देखो बस के ऊपर तो इंजन ने फोर्स लगा दिया, इसलिए बस तो मोशन में आ गई, जबकि आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो चाहता था कि आप रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहें, इसलिए क्या आपके पीछे की तरफ क्या लगने लग गया, एक फोर्स लगा, एक पुश लगा। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये कोई एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैं एक कार्ड रख दूं, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दूं। अगर मैं इसको सडनली अगर मैं पुल कर दूं तो जो कॉइन है ना वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यही रह जाएगा और कार्ड नीचे से निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये कहाँ जाके गिर जाएगा, ग्लास में कार्ड के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इनर्शिया कह रहा था कि आप रेस्ट में थे, इस पर किसी ने फोर्स लगाया, कार्ड पे लगाया, कार्ड तो मोशन में आएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे गिर गया, है ना। तीसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूँ तो जैसे मान लीजिए ग्लास जो विंडो होती है, मान लीजिए ग्लास विंडो, अगर इस पे गन से किसी बुलेट को फायर किया जाए तो लगभग बुलेट की साइज का स्मॉल सा होल बन जाता है सिर्फ, और इसी की जगह इसी ग्लास विंडो पे अगर आप किसी स्टोन से मारते तो ये विंडो लगभग पूरी टूट जाती है, पूरा ग्लास टूट जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बुलेट आई है गन से वो बहुत स्पीड से आती है, ठीक है, तो वो इस ग्लास के कांटेक्ट में बहुत कम टाइम तक रहती है, और इतने टाइम में जो उसका मोमेंटम होता है वो पूरी ग्लास शीट को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। सिर्फ जितने एरिया की वो कांटेक्ट में आती है उतने ही एरिया के पास मोमेंटम ट्रांसफर हो पाता है, इसलिए सिर्फ उतना पार्ट तो मोशन में आ जाता है और बाकी पूरा ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रह जाता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम नहीं गया, और नहीं गया तो खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, तो बाकी का पूरा क्या रह जाता है वैसा का वैसा, और जिस पार्ट को मोमेंटम मिला है सिर्फ वो पार्ट यहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा बुलेट के साथ, है ना। जबकि जब आप किसी स्टोन को भी फेंक के मारोगे ग्लास विंडो पे तो उसकी स्पीड कम रहती है और वो इस ग्लास के साथ ज़्यादा टाइम तक कॉन्टेक्ट में रहता है, और इतने टाइम में वो इनटू लार्ज एरिया अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। इस कारण लार्ज पार्ट ऑफ विंडो
जो होता है वो आपका टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका लार्ज पार्ट, क्योंकि इतनी देर में काफ़ी पार्ट तक मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, जबकि इसमें बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट में रहती है, इसलिए कुछ एरिया में मोमेंटम ट्रांसफर हो पाता है, सिर्फ वो पार्ट मोशन में आता है, बाकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका रेस्ट में ही रह जाता है। ओके, अच्छा जी, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल चल रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अगर और एग्जांपल की बात करूं मैं, तो फोर्थ एग्जांपल, अगर आप किसी स्टिक से किसी कारपेट को बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, if the carpet is bitten by a stick, then जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल ये है, आपने किसी स्टिक से लेके इसको जो नीचे कारपेट है, इस कारपेट के ऊपर अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो जो कारपेट तो मोशन में आ जाएगी, पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे, तो डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएगा, तो ये किससे आ गया? कारपेट से बाहर, कारपेट से नीचे की तरफ दब गई और ये डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। सेम ऐसा ही अगर गीले कपड़े को अपन झड़काते हैं तो उससे पानी अलग हो जाता है ना, वो उससे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है ना, जो वाटर का इनर्शिया है, कपड़े को तो आप मोशन दे देते हो है ना, और जो इनर्शिया होता है वाटर का, उसके कारण वाटर ड्रॉपलेट वहीं रह जाती हैं और कपड़ा मोशन में आ जाता है, तो पानी अलग हो जाता है कपड़े से। ओके, अच्छा जी, और देखिए अगर मैं और बात करूँ, चलो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में भी देखो, एग्जाम्पल अगर देखें इनर्शिया ऑफ मोशन के, तो मान लीजिए कोई बस चल रही थी पहले से, जिसमें कोई पैसेंजर बैठा था, बस चल रही थी, अगर बस सडनली ब्रेक लगा दे तो बस पे तो ब्रेक ने फोर्स लगा दिया, तो बस ने तो अपनी स्टेट चेंज कर ली, बाकी आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो आपको चाहता है कि आप मोशन कर रहे थे तो आप मोशन करते ही रहें, तो बॉडी को उसी स्पीड से आगे लेके जाना चाहता है, इसकी वजह से आपको आगे की तरफ एक झटका लगता है। ओके, अच्छा, और एग्जांपल देख लो, अगर आप किसी चलती हुई ट्रेन में से अगर आप कूदते हैं तो जनरली आदमी गिर जाता है, क्योंकि जैसे उसके पैर ग्राउंड के टच में आते हैं, जो कि रेस्ट में रहता है, जबकि आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो मूविंग था, मूविंग ट्रेन में से, चलती हुई ट्रेन में से आप कूदे हो, तो भाई जो अपर पार्ट है वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए पैर तो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आ जाते हैं, और जबकि ऊपर हेड वाला पार्ट सेम स्पीड से मोशन करता रहता है, इसलिए आदमी आगे की तरफ गिर जाता है। या ऐसा बोला जाता है कि अगर चलती बस में से या ट्रेन में से उतरो तो उस डायरेक्शन में आदमी कुछ देर दौड़ना पड़ता है ना, क्योंकि पता है कि अगर रुक गया जब तो हेड तो उसी स्पीड से जाएगा तो आदमी गिर जाता है, अगर दौड़े, अगर अपने उसी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करे तब बच जाता है, वरना गिर जाएगा। ओके, अच्छा जी, थर्ड जैसे मैं बात करूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए कार है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रही है, मान लीजिए इसने सडन टर्न ले लिया, ठीक है, तो जो पैसेंजर जो बैठे हैं वो उनका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो इसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, जबकि कार आप किस तरफ मुड़ रही है, इसलिए सभी पैसेंजर पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, अपन जो आउटसाइड विंडो होते हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे है ना, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि आपका इनर्शिया ने आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करने दी थी। अच्छा जी, दूसरा अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मान लीजिए किसी स्टोन को आप ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा ना, कौन सा है? HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसमें आप इसको यूं घुमा रहे हैं ना, पकड़ के हाथ से यूं, तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग थी ये टूट गई है ना। अच्छा, तो अगर ये टूट गई तो ये टेंजेंशियल ये अब इस कर्व पाथ नहीं आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो टूटेगी उस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, अब ये खुद की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, तो अब ये सीधा ही जो जहाँ पे टूटेगा वहाँ से टेंजेंशियली आगे की तरफ जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल है छोटे छोटे। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए, अभी अपन को समझने के लिए इतना काफी है, अब अपन काम की चीज करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता था कि अगर किसी चीज पे नेट फोर्स 0 है, एफ नेट अगर 0 है, नेट फोर्स 0, तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा,
और अगर कोई मोशन में है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, यानी जब तक नेट फोर्स जीरो है तब तक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, रेस्ट की को भी और यूनिफॉर्म मोशन की। ये फर्स्ट लॉ था, है ना। अच्छा, इसी लॉ को क्या बोलते हैं, गैलीलियोस लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियोस लॉ, ओके। और ये जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है, ये किसके कारण नहीं कर पा रहा है, इनर्शिया के कारण, ओके। इसलिए इसको इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के तीन नाम होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक गैलीलियोस लॉ और एक इनर्शिया लॉ, ओके। तो तीन इसके नाम होते हैं। और लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, इफ नेट फोर्स ऑन मैं नहीं कह रहा फोर्स जीरो, मैं कह रहा हूं इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन if it is in rest state then it remains in rest state, if it is in motion continue remain in uniform motion। ये किसका स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ का, ओके। चलिए मैं लिख देता हूं इसको। if net force on an object then if it is in rest state then it remain in rest, or if it is moving then continue moves with constant velocity, ठीक है। If net force on an object is zero, then if it is in rest state, then it remains in rest, or if it is in motion, it is moving, then continue moves with constant velocity। तो ये constant velocity से ही चलता रहता है, ओके। यानी कुल मिला के मेरे को ये पता चला कि फोर्स जीरो है तो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो स्टेट को चेंज कर सकता है ना। तो अगर स्टेट चेंज करवानी है तो क्या चाहिएगा बेटा, फोर्स। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि फोर्स की डेफिनेशन कौन से लॉ से पता चलती है, तो जो फोर्स की डेफिनेशन देता है वो देता है फर्स्ट लॉ। जो फोर्स की डेफिनेशन देता है वो किसने दी थी, फर्स्ट लॉ ने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स है ना, फोर्स इज एन एजेंट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो अच्छा, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट था वो किसने दिया था, सेकंड लॉ ने दिया था। पर डेफिनेशन किसने दी थी, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन आती है फर्स्ट लॉ से, ठीक है। फोर्स तो मुझे पता था नेट फोर्स जीरो तो स्टेट चेंज नहीं होगी, इसका मतलब स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स इज एन एजेंट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल सिंपल चीजें, अपन सारी चीजें पहले से पढ़ चुके हैं। टेंशन कैसे लगती है, नॉर्मल कैसे लगता है। अब सीधा सीधे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक स्ट्रिंग से एक ग्लोब लटका हुआ है, ठीक है, मास है 10 kg। तो मैंने तो बताइए स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी। तो पहले तो मुझे ये पता है कि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होगी और हमेशा ऐसे होगी कि इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, या दोनों साइड से वो ऑब्जेक्ट्स को पुल ही करती है, पुश नहीं कर सकती स्ट्रिंग, ओके। इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा भाई, mg, और तो हमेशा लगेगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे क्या लग रहा है mg, m कितना लग रहा है 10 इंटू जी की वैल्यू 10, और ऊपर क्या लग रही है टेंशन। और ये फिर भी कैसा है, रेस्ट में। तो मैंने बोलता अगर नेट फोर्स जीरो है तो जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। अब देखो या मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है। नेट फोर्स जीरो है तो जो रेस्ट में रहेगा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब भी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ओके, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में, तो मैंने कंडीशन लगा दी कि इसका मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए। इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। अगर जीरो होना है तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, यानी जो टी की वैल्यू है वो आनी चाहिए 100 न्यूटन। टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या बनाया मैंने, इसको बोलते हैं इसका एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी लगाई और उस पर लगने वाले फोर्स लगा दिए बस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा आपसे कि मान लीजिए ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था लामिस थ्योरम से, है ना। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, ऐसा था, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए है 53 डिग्री मान लीजिए, चलो यहाँ पे 10 kg का ऑब्जेक्ट था, 10 kg, ठीक। मैंने कहा था दोनों स्ट्रिंग में डेवलप टेंशन बताइए आप, है ना। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसका एफबीडी मान लीजिए, ये 10 kg बोल दिए तो भाई एक तो mg यानी 100 न्यूटन तो नीचे लग ही लगेगा। उसके अलावा एक टेंशन इधर लगेगी T1 और एक टेंशन इधर लगेगी भाई T2, एक लगेगी, लगे सारे फोर्स सर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूं जैसे ये होती है तो ये 53 है तो ये भी 53 होगा, यानी आपको इस वाले एंगल का पता है कि ये वाला एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यस सर। अगर ये रेस्ट में है तो आप कंपोनेंट बना लीजिए, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सभी फोर्स के एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कीजिए। चाहे एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट करने हैं तो देखिए भाई ये वाला तो पूरा वाई में आ ही रहा है, ये वाला पूरा एक्स में आ ही रहा है, बस ये वाला नहीं आ रहा तो इसके दो कंपोनेंट कीजिए। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा T2 का वो आएगा T2 cos 53, T2 cos 53, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T2 sin 53। ओके, अच्छा जी। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा। तो ये एफ नेट होता क्या है, एफ नेट होता है अंडरूट का समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों ही स्क्वायर हो रहे हैं तो यानी दोनों टर्म पॉजिटिव है। अगर एफ नेट जीरो चाहिए और दो टर्म का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है जब ये दोनों एक साथ जीरो होते हैं। जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, उसका आपको केस ही पॉसिबल नहीं है ना, वरना फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी है। तो एक्स डायरेक्शन में जीरो करो तो एक्स डायरेक्शन में इधर कितना फोर्स T1 और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना T2 cos 53, और cos 53 होता है 3/5, cos 53 की वैल्यू होती है। ओके, अच्छा अब इस डायरेक्शन में करो क्लासिफाई, इस डायरेक्शन के अंदर क्या आ रहा है T2 sin 53, sin 53 होता है भाई 4/5, और नीचे कितना आ रहा है 100, भाई इधर का नेट जीरो कर लो, इधर का नेट जीरो कर लो। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 = T2। अच्छा जी, अब T2 की वैल्यू हर तो T1 आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आई 125 × 3/5, तो ये हो गया भाई 25 और ये हो गया 75 न्यूटन। T1 और T2 की वैल्यू निकलाई कि आपने दोनों निकाल दी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो मुझे पक्का पता है नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। जैसे मैं और आपसे क्वेश्चन बोलूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, ये एंगल भी आपको 53, ये भी आपको 37, ठीक, ये 53 ये 37, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया मान लीजिए 23, ठीक है। अब मैं कह इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो एफबीडी बना लो, इस पॉइंट के ऊपर वही कितना नीचे mg लग रहा है, उसके अलावा एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए इसकी टेंशन T1 है तो T1 इधर और एक टेंशन इसकी इधर है, ये T2। चलिए मैं डायग्राम से ये जानता हूँ कि जब ये एंगल 53 होगा तो 37 होगा, ये 53 होगा, ये 37, तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये वाला हो गया 53 और ये हो गया 37,
ठीक है। अब कंपोनेंट बना लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। देखो ये फोर्स तो वाई में आई है, अब इन दोनों टुकड़े करने पड़ेंगे। इधर कितना आएगा T1 cos 53 और cos 53 होता है 3/5 और इधर आएगा T1 sin 53, sin 53 होता है 4/5। ओके, अब T2 का कंपोनेंट करो। T2 का इधर आएगा T2 cos 37, cos 37 होता है 4/5 और इधर आएगा T2 sin 37 यानी 3/5। ओके, अब करो बैलेंस। अगर x में 0 चाहिए तो ये और ये बराबर होना चाहिए, यानी 3/5 T1 मस्ट बी इक्वल टू 4/5 T2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, T1 इक्वल टू 4/3 T2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ये कहाँ से x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए। अब y में करो बैलेंस, तो y में नीचे कितना आ रहा है टोटल 200 और ऊपर कितने आ रहे हैं ये दोनों, कितना 4/5 T1 प्लस 3/5 T2। ठीक है। अच्छा जी, अब T1 की वैल्यू उठा के चाहो तो यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा 200 4/5। T1 की वैल्यू कितनी है 4/3, कितना हो गया T2 प्लस 3/5 T2। ठीक है। अच्छा जी, बस अब तो आगे कैलकुलेशन करनी है भाई, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, जो भी आएगा वो आपका आंसर ही है। ठीक है, तो ये हो गया 200 इक्वल टू 16/15 T2 प्लस 3/5 T2। 15 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 200। 15 एलसीएम जब आप इसमें लेंगे तो इधर तो बचेगा 16 और इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा T2। 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 और ये हो जाएगा 25 8 जा 200। इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो T2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120 न्यूटन। अब T2 की वैल्यू आ गई तो ये T1 था, T1 ये था, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 T2। T2 है 120, सोल्व कर लीजिए क्या हो गया 160 न्यूटन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। मैंने आपको बोला एक सरफेस पे एक बुक रखी हुई है जिसका मास है मान लीजिए 5 kg। तो बताइए नॉर्मल डायरेक्शन कितनी लगेगी। तो अब सबसे पहले एफबीडी लगेगी, नीचे कितना लगा 50, नीचे कितना लगा भाई 50 लगा। ओके, अच्छा अब ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इस पे नॉर्मल क्या लगेगा ऊपर और इस पे एक एमजी लगेगा नीचे और एक नॉर्मल लगेगा इस सरफेस पे, इसके इक्वल है ना, वो तो छोड़िए आप। इसके बाद इस बॉडी में तो दो ही फोर्स है ना, एक तो 50 नीचे और एक इस सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर, और ये फिर भी कैसा है रेस्ट में, और ये रेस्ट में तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एन की वैल्यू आएगी 50 मीटर, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर आ गई। ओके, चलिए और देखिए ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये है 37 डिग्री 53 लगा मुझे, ठीक है। ये कोई ब्लॉक है इसके ऊपर जिसको मैंने स्प्रिंग से बांध के रोका हुआ है और ये 10 किलो का है, ठीक है। तो क्या जो ये रस्सी आपकी है स्ट्रिंग है, क्या इसके अंदर टेंशन आएगी? सर बिल्कुल आएगी। अच्छा, क्या नॉर्मल भी लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। इस बॉडी में तो एक तो लगेगी टेंशन इधर, एक लगेगा नॉर्मल इधर और एक लगेगा एमजी इधर, दोनों लगेगा। यस सर, बना लेते हैं अपन देखो एफबीडी। एक तो एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, एमजी वैल्यू देखिए 10 तो ये हो गया 100। एक लग रहा है इधर ऊपर की तरफ और ये कितने एंगल पे लग रहा है 53, ये 53 है, ये 53, लेकिन हॉरिजॉन्टल से एक लग रहा है 53 पे और वो कौन है भाई टेंशन, और एक लग रहा है टेंशन के परपेंडिकुलर, यानी इस टेंशन के परपेंडिकुलर। तो टेंशन तो अलोंग द सरफेस है और ये नॉर्मल क्या है इस सरफेस 90 डिग्री पे है, तो है क्या नहीं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, यहाँ से 90 यानी ये एंगल हो गया 37।
टोटल 180 होना चाहिए ना, तो 90 ये 53 ये कितना हुआ 37। अब आपसे नॉर्मल और टेंशन दोनों की वैल्यू पूछी है, तो वो क्लासिफिकेशन कीजिए। इसका इधर जो क्लासिफिकेशन करेंगे ठीक है, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा cos 53 और cos 53 होता है 3/5 और इधर आएगा sin 53 तो जाएगा 4/5। ऐसे इसका इधर कंपोनेंट करोगे तो जाएगा 4/5n और इधर आएगा 3/5n। हो गया। अब आपको टोटल जीरो करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कीजिए। तो यहाँ से आपके पास वही आपके पास आएगा 3/5t इक्वल टू 4/5n। ये दोनों इक्वल और अपोजिट है ना, 5 से 5 गया, t की वैल्यू आ गई 4/3n। n यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल को लिखा है ना। अच्छा, दूसरी इक्वेशन मान लीजिए आप यहाँ से इन दोनों से, तो इन दोनों से लाओगे तो आप लिखोगे 4/5t प्लस 3/5n इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितना है 100, ऊपर की तरफ है ये दोनों 3/5n 4/5t। ओके, 5 एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम लोगे तो इधर हो जाएगा 500। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू उठा के रख दो, तो t की वैल्यू उसमें मैंने, तो ये हो गया देखो 4/3n रखूंगा तो 4 और 4 हो जाएगा 16/3n। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए बस। 4 × 4 कितना हो गया 16 और ये नीचे 3 और ये n प्लस 3n इक्वल टू 500। सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लोगे तो देखो 9 आएगा, ये 3 और ये 3 3 का 9, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 16 ये और 9 ये 25 और एलसीएम हो गया 3n इक्वल टू 500। सोल्व कर लो इसको, ये हो गया 20, तो n की जो वैल्यू आई वो आई 60। अब n की वैल्यू 60 इधर रख दो, तो जो टेंशन की वैल्यू है ना वो हो जाएगी आपकी 80। ठीक, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए और देखिए, मैंने आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए दो सपोर्ट्स हैं ऐसे, एक दो, ठीक। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने ये फिक्स है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसे स्फीयर रख दिया, ठीक। अच्छा, मान लीजिए ये है, मान लीजिए 20 किलो, ठीक। इस स्फीयर की जो रेडियस है ना वो है 5 सेंटीमीटर और ये जो गैप है ना ये है 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसका डायमीटर 10 हो गया ना, इसके ऊपर रखोगे तो कुछ पार्ट इस टाइप से ये रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये रखा हुआ है रेस्ट पे, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हाँ, मुझे ये बताया कि सर ये दो जगह से टच है, तो दो जगह नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल कैसे लगेगा, यहाँ पे टेंजेंट खींच लो, यहाँ पे टेंजेंट खींच लो और उनके परपेंडिकुलर खींच लो। तो भाई परपेंडिकुलर हमेशा किससे पास होंगे, भाई सेंटर से पास होंगे। तो इसके कारण जो नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ये वाली, और इसके कारण जो नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ये वाली। ये हो गया n2, ये हो गया मान लीजिए n1। मुझसे पूछा गया दोनों सपोर्ट्स पे जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी उनकी वैल्यू निकालिए, यानी मुझे n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, चलिए करते हैं कोशिश। तो इसका मैं FBD बनाता हूँ। चलो उससे पहले कुछ चीजें करते हैं। देखो रेडियस कितनी है 5 और ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6। तो अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये कितना हो गया 3, ये भी 3, ये 5, ये कितना बचा 4 बचा। ट्रायंगल लगा दिया मैंने, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो 4। अच्छा, अब ये साइड 4 है तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल होगा 53 डिग्री और इसमें ये वाला एंगल होगा 53, ठीक है। अब मैं FBD बना रहा हूँ। देखो इस पूरे जो स्फीयर है इसको मैंने पॉइंट मास बनाया और नीचे की तरफ इसके ऊपर जो लगा वो लगा mg यानी 200। उसके अलावा एक n2 नॉर्मली इधर लग रहा है, n2। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल 53 है, तो अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये भी 53 होगा। तो यहाँ से लग रहा है 53 पे एक नॉर्मल n2, और ऐसे अगर मैं ये देखूं ये 53 है तो ये भी 53 होगा। तो एक यहाँ से लग रहा है n1, ये भी कितने पे लग रहा है 53, ठीक है। अच्छा, रेस्ट में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो x और y डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन होगी, ये y डायरेक्शन होगी। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा
3/5n1, cos 53 की वैल्यू 3/5 और इधर आएगा 4/5n1, इधर आएगा 3/5n2 और इधर आएगा 4/5n2। बोलो हो गए। अच्छा अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो देखो 3/5 से 3/5 कैंसिल, यानी n1 बराबर n2। देख तो भाई दोनों जो नॉर्मल आएंगे दोनों बराबर आएंगे, तो आने चाहिए, पूरा सिमेट्रिक रखा हुआ है, हाँ तो सेम आएंगे। अच्छा जी n1 इक्वल टू n2 हो गया। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाओ, देखो 4/5n1 4/5n2, तो कितने हो गए 8/5n1 हो गया, क्योंकि n1 बराबर तो n2 है, दोनों जोड़ोगे 4/5 4/5 8/5। अच्छा इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितना है 200, तो इज इक्वल टू 200, तो इस को भेजोगे इधर तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 1000/8। कट कर लीजिए इसको, जिससे भी हो जा रहा है 8 से हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो 8 बन जाए 8 बच गया 2 16, ठीक है ओके 125 आ जाएगा 12 ठीक है 125 न्यूटन आ गया, दोनों नॉर्मल ये n1 बराबर n2 तो दोनों की वैल्यू 125 आ गई। ओके अच्छा जी और देखिए ये नॉर्मल हमेशा बराबर आएंगे ये जरूरी नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हमेशा ये सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक रखा हो सिमेट्रिक ना भी रखा हो, है ना, तो जरूरी नहीं नॉर्मल बराबर आएंगे, आपको मेथड आपको यही लगाना है। ओके चलिए कल एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इसमें जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाएंगे, उस बाद अपन सेकंड लो पढ़ेंगे। ओके आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू स्टूडेंट्स।